डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये बात करेंगे कि रेजर में कोड को कैसे कमेंट आउट किया जाता है। सिंगल लाइन तो आपको हम बता दिया है, मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करेंगे और साथ ही अगर HTML के कोड को भी कमेंट आउट करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपके सामने ये वाला कोड है। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट आउट करना हो तो यहाँ पर आप ये स्लैशेस लगा लेंगे, जैसे आप नॉर्मली C++ और जावा में करते आए हैं। और अगर आपने मल्टी लाइंस को कमेंट आउट करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, स्लैश स्टैरिक, और लेट्स इन दो लाइंस को आपने करना है तो यहाँ पर भी आप स्लैश और स्टैरिक। बिल्कुल उसी तरह ये भी है जिस तरह आपने जावा में या फिर C++ में आप लोगों ने सीखा था। बिल्कुल उसी तरह कोड को कमेंट आउट करते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे उस कोड की जो C# का कोड है, इन दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान है। अब बाज़-औक़ात आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप HTML के कोड को भी कमेंट आउट करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला कोड है, हो सकता है ये पूरा पेज भी हो, इसमें 15-20 टैग्स और भी हों। अब इसको अगर कमेंट आउट करना है तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें HTML भी है और C# का कोड यानी रेजर का कोड भी मौजूद है। तो इसका आसान तरीन तरीका ये है, अल्फा स्टैरिक, और इसके दरमियान आप जो कोड भी लिखेंगे इन दो स्टैरिक्स के दरमियान वो सारा कमेंट आउट होगा। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पर Ctrl+V यानी पेस्ट। अब आपकी ये लाइन भी आप देख सकते हैं कमेंट आउट हो गई है। मुझे उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब कोड को कमेंट आउट करना आपके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम या मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात थी कोड को कमेंट आउट करने की। अब हम ये देखेंगे कि C# के अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हैं। हम डेट टाइम के ऑब्जेक्ट के साथ ही जो है वो वर्क कर लेते हैं। टिपिकल ये ऑब्जेक्ट है, ASP.NET में यूज़ होता है डेट टाइम डॉट नाउ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑटोमेटिकली एक रिटर्न कराता है ऑब्जेक्ट को। तो इसको हम कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये एक कोड लिखा हुआ है, हम इसी को कॉपी पेस्ट करके डिस्कस भी कर लेते हैं और इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे कोड को, कॉपी किया, Ctrl+C, और ये कोड हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख कर देते हैं Ctrl+V। इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। HTML इसके या बॉडी के अंदर इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, ब्राउज़र वो टैग्स खुद ही कंप्लीट कर लेता है, आप इससे परेशान ना हो। अब टेबल्स में हमने पहली रो में नेम और वैल्यू लिखी है। नेम से मुराद डे क्या है, मंथ क्या है, और इसमें हम ये ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जब भी HTML में हमने C# का कोड यूज़ करना होगा तो ये आप देख सकते हैं, ये @ का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाए। डेट टाइम डॉट नाउ, ये आज की डेट की पूरी, डे क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, सारी डिटेल्स इस ऑब्जेक्ट में मौजूद होगी। ये कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप रीड करें तो लिखा हुआ है गेट्स अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट, ये आप पॉपअप देख सकते हैं, दैट इज सेट टू करंट डेट एंड टाइम ऑन दिस कंप्यूटर। जो आपकी लोकल मशीन में आपकी लोकल टाइम के मुताबिक जो डेट और टाइम होगा वो सारे का सारा इस ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा डेट टाइम डॉट नाउ में। अब आप उनमें से वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि डे के केस में हम डे को एक्सेस कर लेते हैं, आज जैसे कि वेडनेसडे है तो वेडनेसडे आ जाएगा, फिर मंथ है, फिर ईयर है, फिर इवन कि आप अब कौन सा आर है वो भी जो है गेट कर सकते हैं, मिनट्स भी जो है वो गेट कर सकते हैं, और सेकंड्स भी। ठीक है जी, आप चाहें तो डेट भी कर सकते हैं कि आज क्या डेट है, जैसे कि मंथ मंथ तो है आपके पास जून, और डेट है आज की 3, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो डेट भी आप 3 की गेट कर सकते हैं। अब हम इस कोड हमारे पास ऑलरेडी ये रन हो रहा है, इसी पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखते हैं, ये रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। जब रिफ्रेश किया तो इट मीन्स दोबारा रिक्वेस्ट सर्वर के पास आई और नए वाले कंटेंट्स जो हमने लिखी हुई हैं वो अब सर्वर दोबारा उन पे वर्कआउट करेगा, उनको ट्रांसलेट करेगा रेजर को, उसकी HTML बनाएगा
और फिर ब्राउजर को रिटर्न करेगा। आप देखें ये सर्वर ये सारा काम कर रहा है और उसके बाद ये पेज रिटर्न होके आएगा। जब तक पेज रिटर्न नहीं होता, ये देखें आपका ये ब्राउजर अभी तक वेटिंग कंडीशन में है। ये आपके पास पेज रिटर्न होके आ गया है। ये एक टेबल सामने बनाया था नेम और वैल्यू का। डे की बात कर रहे थे, डे में हमारे पास 3 आया है जो कि डेट है आपकी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डे ऑफ वीक लिखते हैं, थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है आपको बताते हुए, तो डे ऑफ वीक केस में यहाँ पर वेडनेसडे आता। अब यहाँ पर ये 3 आ रहा है, 3 से मुराद इसकी जो डेट बनती है, मंथ आ गया 6, ईयर आ गया, आर आ गया। अभी जो है ना मेरे पास 4:51 है और सेकंड्स तो ज़ाहिर आप 28 नहीं रहे होंगे। अब आप चाहें तो डे ऑफ वीक को प्रिंट कराना चाहें तो क्या करना है आपने, वो आपको बताता चलूँ। लेट से उसके लिए आपको ये एक रो और बनानी पड़ेगी। इस तरह से आसान तरीका कंट्रोल को आप कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता चल जाएं ताकि हैंड्स आउट से कोड को आपको कॉपी करने में आसानी हो। डे ऑफ वीक, ये देखें जी डे ऑफ वीक। ये वाला जो डे है ये दरअसल डेट रिटर्न कराएगा, जो पिछली दफ़ा मैं गलती से बता रहा था आपको कि डे रिटर्न कराएगा वेडनेसडे, ये दरअसल आपको डेट रिटर्न कराएगा। और डे ऑफ वीक आपको वेडनेसडे का डे रिटर्न कराएगा, प्रिंट कराएगा। ये देखें, इसको दोबारा से हमने रन किया, दोबारा सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई और अब देखें डे ऑफ वीक आपके पास वेडनेसडे आ गया। अच्छा जी, ये हमने हैंड्स आउट में भी रखी हुई थी। अब हम आउटपुट आपके हैंड्स आउट में मौजूद है, ये भी ये देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीडिंग यूजर इनपुट, और इसमें हम यूजर इनपुट कैसे ली जाती है इसको भी सीखेंगे, और साथ ही मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी इफ एल्स को भी हम लोग सीख लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूजर से इनपुट लेने का तरीकाकार ये होता है कि आप फॉर्म के अंदर जो है कुछ फील्ड्स डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमारा फॉर्म है, इसका एक्शन हम किसी पेज में नहीं ले रहे हैं, यानी कि इसका एक्शन कोई भी नहीं, एम्प्टी है। मेथड इसका पोस्ट है, यानी डेटा पोस्ट होगा और इसी पेज में हम एक्सेस कर लेंगे। ये आपने लिख लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम इसका txt फर्स्ट नेम, सेकंड नंबर, txt सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फिर हमने एक बटन बनाया सबमिट। सबमिट का बटन इस की टाइप होना ज़रूरी है, वरना ये फॉर्म का डेटा सबमिट नहीं होगा। इसकी टाइप सबमिट होना ज़रूरी है। वैल्यूज़ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐड भी लिख सकते हैं, मैंने एक सिंबल लगा लिया है, ठीक है जी। अब जो ही आप इस में डेटा प्रोवाइड करेंगे और बटन को क्लिक करेंगे तो डेटा सबमिट होगा, यानी पोस्ट होगा। यहाँ पर हमने C# का कोड लिखा हुआ है और हमने ये लिखा हुआ है कि इफ इज पोस्ट, ये एक बुलियन वेरिएबल है जो कि चेक करता है कि डेटा पोस्ट हुआ है या नहीं। अगर डेटा पोस्ट हुआ है तो क्या होगा जनाब आली, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज को एक्सेस कर लिया। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट जाती है उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट का, जिसमें तमाम मालूमात मौजूद होती हैं रिक्वेस्ट से मुतालिक। ये रिक्वेस्ट और ये रिक्वेस्ट, इसमें क्या मालूमात हैं, txt नंबर, सेकंड, जो भी इसमें वैल्यू है वो इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने नंबर 1 चूंकि स्ट्रिंग है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, और ये इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीकाकार है। और नंबर 2 भी आपके पास क्या है, इंटीजर है, ये भी उसमें कन्वर्ट करने का तरीकाकार है। इफ की स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी, आपको पता होगा कंडीशंस के केस में, जब इस पोस्ट ट्रू होगा। सबमिट का बटन आप प्रेस करेंगे जब डेटा फिल करके, तो जाहिर है इसका इस पोस्ट ट्रू होगा और ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आपके पास जो उसमें नंबर दिए होंगे उनको कैलकुलेट करके सम बनेगा। और ये फाइनल के टेक्स्ट को, वेरिएबल स्कोप का आपको आइडिया होगा, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ एम्प्टी और यहाँ पर हम उसको फिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसे यहाँ पर यूज करना है और ये हमने यहाँ पर इसको यूज किया हुआ है। जो रिजल्ट आएगा पोस्ट के बाद वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हम इसको कोड को कॉपी करेंगे। ये जनाब आली आपने कोड को करना है कॉपी, और यहाँ पर हम इस कोड को करते हैं पेस्ट। इस कोड को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर कुछ कोड रह गए हैं, इस कोड को भी हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C।
कंट्रोल बी। HTML का टैग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं इन चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम सिर्फ इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये ब्रेक पॉइंट मैं फॉर द टाइम बीइंग ख़त्म कर देता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और प्लस का सिंबल आ गए हैं। यहाँ पर लेट से आप प्रोवाइड करते हैं 12, यहाँ पर 13, प्लस को क्लिक करते हैं और ये देखें यहाँ पर आपके पास सम 25 आ गया है। अब इफ एल्स को थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर नीचे एक और लाइन प्रिंट कराएं, सम इज इवन इन केस ऑफ इवन नंबर, और यहाँ पर इन केस ऑफ ऑड हमारे पास सम इज ऑड प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कुछ कोड में चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेरिएबल even odd text is assigned to, ये कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे if sum remainder 2 equals 0। इवन ऑड की लॉजिक आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी, तो यहाँ पर हम इसको फिल करा देते हैं is assigned to, और ये हम लिख सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही, नंबर इज सॉरी सम इज इवन, और ये साथ ही हम एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स इवन ऑड टेक्स्ट असाइन टू सम इज ऑड। और ये देख रहे हैं आप, हमारे पास एक एरर सा आ रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन लगाया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हर स्टेटमेंट आखिर में सेमीकोलन होना ज़रूरी है। अब हम इसको यहाँ पर यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इवन ऑड टेक्स्ट, कंट्रोल एस। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, यानी दोबारा हम रीसबमिट कर रहे हैं फॉर्म को, सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है हमारी। अब यहाँ पर ये वेरिएबल्स हम अपनी मर्जी के दे लेते हैं, लेट्स से 13। तो आप देख सकते हैं 25 के केस में ये ऑड है। अब हम इसको कोई इवन के केस में देख लेते हैं, ये देखें सम इज इवन। तो ये सादा सी आपको एग्जांपल बताई है जिसमें आपको इनपुट कैसे लेते हैं रेजर में, और उसके अलावा इफ एल्स कैसे लगाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब मैं क्विकली आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। रेजर के वेरिएबल्स के बारे में मैं लिखा हुआ है कि वेरिएबल जो भी होंगे वो डेटा स्टोर कराने के लिए यूज़ होते हैं। ये बात आपको रोज़े रोशन की तरह पता होगी। और द नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट बिगिन विद अल्फाबेटिक कैरेक्टर एंड कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और रिजर्व्ड कैरेक्टर्स। बिल्कुल जिस तरह C#, C++, जावा में आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कराते हैं। और ये मैं अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि वेरिएबल्स को आप वार के कीवर्ड के साथ भी डिक्लेयर करा सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये एग्जांपल्स मौजूद हैं, वेरिएबल वेलकम और मार्क्स और करंट डेट, इस तरह भी आप करा सकते हैं। और एक्चुअल डेटा टाइप्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग वेलकम और इंटीजर मार्क्स। और डेट टाइम की ज़ाहिर रिटर्न टाइप क्या होती है, डेट टाइम यह एक क्लास है, तो डेट टाइम डॉट टू डे, ये आप देख सकते हैं। अब जो कॉमन डेटा टाइप्स यूज होंगी हमारी, सिर्फ उनकी डिस्कशन में करने जा रहा हूं। डेटा टाइप बूल है, ये ट्रू फॉल्स इसमें वैल्यू होती है, या ट्रू आप सेव कर सकते हैं, फॉल्स सेव कर सकते हैं, जैसे जावा केस में आपको आइडिया है, ये बुलियन डेटा टाइप के लिए होती है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है टेक्सुअल डेटा, और इट मस्ट बी सराउंडेड इन डबल कोट्स। ये चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग आप करते आ रहे हैं, आपको आइडिया होना चाहिए इसका। जैसे ये BIT एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है, रावलपिंडी एक स्ट्रिंग है, अली। इस तरह एक और कॉमन डेटा टाइप जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के लिए है, इंट, होल नंबर, जैसे कि आपने देखा हुआ है
34211 11 14 19 जो भी आपके ये नंबर्स बनते हैं अगर बगैर इशारिया वाले, ये कॉमन डेटा टाइप है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल जिनमें आ जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है 121 डॉट यानी 0.23 121.23 23 तो नहीं पढ़ते, मैथमेटिशियन कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे 23 23 121.23 या 4098.50। उसके बाद करेक्टर डेटा टाइप हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। डबल की डेटा टाइप्स भी हैं, बाकी चीज़ें में, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बस सिर्फ कॉमन डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। होल्ड अ सिंगल यूनिकोड करेक्टर, ये यूनिकोड होता है, ये भी जिस तरह जावा मैंने आपको बताया था। करेक्टर वैल्यू मस्ट बी सराउंडेड इन सिंगल कोड। अब स्ट्रिंग को देखें, ये डबल कोड्स में है, लेकिन करेक्टर की वैल्यू जैसे ए पी, करेक्टर से मुराद सिर्फ एक करेक्टर है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, तो ये सिंगल कोड में होगा। ये आपकी कॉमन डेटा टाइप्स हैं। इसके साथ ही ये वाला जो है लेक्चर जो कि डेटा टाइप्स और इससे मुतालिक था पार्ट आपके लेक्चर का, ये ख़त्म हुआ। बाकी चीज़ें हम रेजर से मुतालिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।